हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के 5th चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ एज सून एज आई से फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया बात किसके बारे में होने वाली है। बात होने वाली है एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है, बात होने वाली है एंजियोस्पर्म्स के बारे में। और एंजियोस्पर्म्स के कुछ फीचर्स हमें याद होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे कैन शो अस ग्रेट वेराइटी of shape, sizes and forms। ठीक है, अब साइज की अगर आप बात करते हो ना, अगर आप साइज की बात करते हो तो हम देखेंगे जो एंजियोस्पर्म्स हैं इट कैन कंप्राइज ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लांट्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लांट्स के अंदर कौन आ जाएगा, आपको याद होना चाहिए। स्मॉलेस्ट प्लांट के अंदर आ जाएगा वॉल्फिया, राइट। वॉल्फिया आ गया उसके अंदर। दूसरा आ गया लैमना। नाउ दीज आर द टू स्मॉलेस्ट प्लांट्स व्हिच बिलोंग टू दिस एंजियोस्पर्म प्लांट्स ग्रुप। सेकंड इज वी कुड हैव द टॉलेस्ट प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ यूकैलिप्टस। ठीक है, यूकैलिप्टस जो है, अरे दिस इज सी है, दिस इज सी। यूकैलिप्टस जो है बच्चों, अरे यार क्या हो रहा है आज यूकैलिप्टस जो है बच्चों वो सबसे टॉलेस्ट प्लांट्स में से एक है जिसकी साइज जो है वो 100 मीटर तक जा सकती है, जबकि का वॉल्फिया जो है वो केवल 0.1 सेंटीमीटर तक ही छोटे होते हैं। अब ये तो हो गए छोटे और लंबे। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो लार्ज प्लांट होते हैं, लार्ज प्लांट मतलब क्या, ये गर्थ वाइज बड़े होते हैं, ओवरऑल साइज जो इनका बड़ा होता है। इसके अंदर हमारे पास बनियन ट्री आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन आ जाएगा, बनियन ट्री आ जाएगा। और बनियन ट्री का साइंटिफिक नेम एक ध्यान में आ रहा है मेरे को, तो लिख लेते हैं अपने लोग, फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, ये जो है ना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर क्या चलेगा। ऑलराइट, तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं these guys can show us variety of habitats, like इनका हैबिट जो है ना अलग अलग हो सकता है। they can fall into a herb, they can be a shrub, और apart from that they could also be tree। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये हम वेराइटी ऑफ हैबिट्स में देख पाएंगे। ठीक है, चलो एंजियोस्पर्म के बारे में बात हो गई। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। देखो, मॉर्फोलॉजी यदि आप पढ़ते हो तो ये जो टर्म है ना, ये दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। और मॉर्फोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसके दो भाग हैं। एक है मॉर्फोस, ठीक है, और दूसरा है लोगस या लोगोस। ऑलराइट, तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि दो शब्द जो है मॉर्फो और लोगोस, उन दोनों को जोड़ के बनाया गया है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर मॉर्फोस जो है उसका मतलब होता है फॉर्म, और लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। ठीक है, तो इस दोनों शब्द को अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मॉर्फोलॉजी इज द साइंस which studies, it is the science which studies structure and form of organism। ठीक है, it can study the structure and form of organism। now मैंने यहां पर organism लिखा है क्योंकि morphology is not only restricted to botany, it's not only restricted to botany, it can also be applied for the study of zoology। ठीक है, जब आप जानवरों के बारे में पढ़ेंगे तब भी आप उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लांट्स की जगह ऑर्गेनिज्म लिखा। ठीक है, अब एक बात समझो, ये मॉर्फोलॉजी हमें किस काम में आती है। तो मॉर्फोलॉजी जनरल सेंस में अगर हम बात करते हैं तो हमने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने समझा था कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लांट को रिकॉग्नाइज करते हो या किसी ऑर्गेनिज्म का रिकॉग्निशन होता है। एक दफा रिकॉग्निशन हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। Alright, now once the identification is done, you have recognized the plant, you have identified the plant, आप क्या कर सकते हो, आप उसका क्या कर दोगे, क्लासिफिकेशन कर दोगे। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजों के लिए हमें मॉर्फोलॉजी का अंदाजा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब ये स्टडी करके हम लोग क्या कर सकते थे, अगर मैंने रिकॉग्निशन कर लिया, आइडेंटिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया मॉर्फोलॉजी को यूज करके, तो
morphology apart from this can also be useful in the branches of biology like phytogeography. अब phytogeography क्या होती है, इसमें हम लोग जैसे यहाँ पे फिर से दो शब्द हो गए, फाइटो का मतलब प्लांट हो गया, जियोग्राफी का मतलब हो गया लोकेशन। तो हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसी जगह पर। जैसे कि आप देखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इंसेक्टिवोरस प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही देखने मिल रहे हैं। तो वो जो है वो फाइटोजियोग्राफी के अंदर स्टडी किया जाएगा। फिर आता है फाइलोजेनी। देखो फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है बच्चों, फाइलोजेनी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटर रिलेशनशिप स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इन दिस केस प्लांट्स के बीच में। और लास्टली क्या आ जाएगा, इवोल्यूशन, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो फिलहाल क्योंकि वी आर इन 11th स्टैंडर्ड, तो हम लोग उसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बात करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, ठीक है। फॉर टाइम बिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक यू टू दिस टॉपिक, दैट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब एक थंब रूल है यार, एक थंब रूल बना रखा है जो हर दफा वैलिड नहीं होता, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई वुड गिव यू एन एग्जांपल। देखिए ये मान लो ये हमारी जमीन का एक सतह हो गया, तो एनीथिंग विच इज बिलो द सॉइल फॉल्स इनटू द रूट सिस्टम एंड एनीथिंग विच इज अबव द सॉइल फॉल्स इनटू द शूट सिस्टम। तो आपके पास प्लांट के दो हिस्से बन सकते हैं, एक रूट सिस्टम हो गया और एक शूट सिस्टम हो गया। अगर आप रूट सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो रूट सिस्टम के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो हो गई रूट और दूसरी हो गई उसकी लेटरल ब्रांचेस, ठीक है। दो चीजें आएंगी रूट सिस्टम में, एक तो रूट हो गई खुद और एक हो गई उसकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो। तो ये हमारी मेन रूट हो गई, ये मेन एक्सिस है, ठीक है। ये जो पूरा है ना, लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो आई कैन गिव यू लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग। सी ये जो है ना, ये वाला, ये हमारा सेंट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। इस सेंट्रल एक्सिस के अंदर दो भाग आप देख पाओगे, इस सेंट्रल एक्सिस में दो भाग देख पाओगे, एक ये जो जमीन के नीचे है ये रूट सिस्टम, और एक ये जो जमीन के ऊपर है वो शूट सिस्टम, ठीक है। अब इस रूट सिस्टम में आपने देखा कि यहां पर ये वाला जो था सेंट्रल एक्सिस पे, ये हमारा रूट हो गया, और उसके साथ में एसोसिएटेड ये जो बाहर की तरफ ब्रांचिंग हो रही है वो उसकी लेटरल ब्रांचेस हो गई है, ठीक है। उसको हम लोग सेकेंडरी रूट्स भी कह सकते हैं। अगर आप शूट सिस्टम की बात करते हो, तो शूट सिस्टम के अंदर बच्चों आपको मेनली देखने मिलती है तीन चीजें। आपको यहां पर देखने मिल जाएगी एक स्टेम, उसके अलावा आप यहां पर देख पाओगे ब्रांचिंग सिस्टम, ठीक है। ब्रांच सिस्टम लिख देता हूं इसको मैं, या ब्रांच सिस्टम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट देयर विल बी फ्लावर्स, राइट, देयर विल बी लीव्स एज वेल एज फ्लावर्स, ऑलराइट। तो ये जो है ना, ये चार चीजें हैं, अलावा इसके फ्रूट्स वगैरह भी आएंगे। तो फिलहाल मैं फ्रूट पे अपने आप को लेकर के नहीं जा रहा हूं, मैं फ्लावर पे अपने आप को रोक देता हूं, ठीक है। तो शूट सिस्टम के अंदर स्टेम, ब्रांच सिस्टम, लीव्स और फ्लावर्स आ जाएंगे, ऑलराइट। चलो यहां तक की कहानी आपको हो जानी चाहिए एकदम क्लियर, ठीक है। अब ये सारे जो पार्ट्स है ना, चाहे स्टेम हो गई, चाहे ब्रांचेस हो गए, चाहे लीव्स हो गए, या फ्लावर हो गई, या रूट्स हो गई, इन सबको क्या कहते हैं बच्चों, इन सबको हम लोग कहते हैं ऑर्गन्स। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन्स। तो ये जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट हम देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये प्लांट के ऑर्गन्स हैं। अब ये जो ऑर्गन है ये दो प्रकार के होते हैं। ऑर्गन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव, ठीक है, एक होते हैं वेजिटेटिव, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं रिप्रोडक्टिव। तो प्लांट के अंदर दो प्रकार के ऑर्गन्स आप देख पाओगे, एक होगा वेजिटेटिव ऑर्गन और दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन जो होता है बच्चों वो क्या करता है, what does the vegetative organ do? The vegetative organs are responsible for nourishing and fixing of plant. They are responsible for nourishing and fixing of plants, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और एक जगह पे उसे स्टेबिलाइज करते हैं। तो ये ऑर्गन्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये ऑर्गन हो जाएंगे हमारी रूट्स, हमारी स्टेम और हमारी लीव्स। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या कर रहे होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, दे आर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या करेंगे, हमारे जस्ट अ मिनट, हमारे प्लांट्स को एक जगह से दूसरे जगह फैलने में मदद करेंगे, मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कौन से हैं, ये स्ट्रक्चर हो जाएंगे हमारे फ्लावर,
हमारे फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या देखने मिलेंगे, सीड्स। ऑलराइट, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये हो गए हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हमारे पास आ गए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन्स। ठीक है, तो आपके पास में दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के अंदर। एक ऑर्गन वो जो उसे नरिशमेंट और फिक्स करता है, उसे कहेंगे वेजिटेटिव ऑर्गन, जिसके एग्जांपल है रूट, स्टेम और लीफ। और दूसरे ऑर्गन जो प्लांट को मल्टीप्लाई या आबादी बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ना अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आपके साथ दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दूंगा यहां पर। एक हो गया होमोलोगस ऑर्गन। ये फिलहाल आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट इवोल्यूशन जब आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपके काम में आएगा। हो सकता है आपने ऐसा कुछ 10th में भी पढ़ा हो सकता है नहीं, आपने जरूर पढ़ा है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। देखिए होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। जब ऐसा हो कि स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या हो, सेम हो, बट इनका फंक्शन डिफरेंट हो। जब स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शंस डिफरेंट हो तो ऐसे ऑर्गन्स को कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हो बट उनका फंक्शन डिफरेंट होता हो उसे कहते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन। वहीं पर जब ऐसा हो कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, यू अंडरस्टैंड, structures are different but functions are same, तो in that case the organs are referred to as analogous organs। मैंने यहाँ पे same लिख दिया है and it's really very shameful, है ना। homologous जो organs होते हैं उनके बीच की relationship को कहा जाता है homology, और analogous organs के बीच जो relationship होती है उसे कहते हैं analogy। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई है हमें। तो हमको ये पता चल चुका था कि प्लांट के अंदर दो मेन सिस्टम देखने मिलते हैं, एक होता है शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। यहां तक सब साथ में बने हुए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो मजेदार चीज आएगी, अब हम लोग समझेंगे सीड्स के बारे में। आपने क्या करा, आपने एक सीड लिया और उसको स्प्राउट करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आपने क्या करा, आपने एक सीड लिया और उसको स्प्राउट करने के लिए छोड़ दिया। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो जो सीड था उसके अंदर से दो चीजें डेवलप होंगी। एक तो ये सफेद रेशेदार स्ट्रक्चर और ऊपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ डेवलप होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा सीड स्प्राउट होगा हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और ज्यादा होगा। राइट, तो ये जो स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ ग्रो करता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं रैडिकल। क्या कहते हैं, रैडिकल। और ये जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं प्ल्यूमुल। ठीक है, प्ल्यूमुल। तो प्ल्यूमुल और रेडिकल, यहां पर आप लोग रेडिकल के नीचे लिख देना R² और प्ल्यूमुल में लिख देना आप लोग SP। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये क्यों लिखवा रहा हूं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया सीड के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां पर हमको हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी कि एक सीड जो है उसके स्प्राउटिंग होने पर दो हिस्से निकल करके आते हैं, एक होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्ल्यूमुल। अगर इतनी बात समझ में आई है बच्चों तो लाइक तो कर ही दो यार। ठीक है, अब मैं आता हूं एक बहुत ही मजेदार चीज पर। हाँ, मैं आ रहा हूं किसके ऊपर, रूट पर। ठीक है, रूट के ऊपर आ रहा हूं एंड इनफैक्ट आई एम राइटिंग रूट्स हियर। सो रूट्स के अंदर हम जनरल बात करते हैं पहले, तो उसके बाद में ये जो डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ रूट का, रीजन ऑफ रूट का, वो समझेंगे। तो अगर आप रूट की बात करते हो तो रूट के बारे में अगर आप जैसी आंख बंद करते हो और सोचते हो कि रूट, तो क्या दिखता है आपको, क्या दिखता है, क्या कंसिडर होता है कि ये रूट जो है वो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है या जो पार्ट है वो अबाव द ग्राउंड होगा, क्या होगा, अंडरग्राउंड पार्ट। राइट, तो रूट हैपेंस टू बी द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। मोस्टली अंडरग्राउंड प्लांट होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट मोस्टली अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। चलिए, अब अंडरग्राउंड है तो स्वाभाविक सी बात होगी कि ये जमीन की तरफ जाएगी, है ना। अगर अंडरग्राउंड है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जमीन के अंदर जाएगी एंड इन दैट केस इट विल बिकम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जियोट्रॉपिक का मतलब होता है जब हमारा प्लांट जमीन के तरफ ग्रो करता है। पॉजिटिव मतलब व्हेन इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है, अब
ये तो हो गया इसका 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 कुछ हल्का फुल्का सा बात। अब एक सवाल कर लो अपने आप से कि भैया ये रूट आई कहां से, और ये रेडिकल और प्लूमूल क्यों बता दिया सर आपने। तो ये जो रेडिकल है ना, इसमें मैंने आर स्क्वायर लिखा था। आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, जहां पर वन ऑफ द आर इज स्टैंडिंग फॉर रेडिकल एंड द अदर आर इज स्टैंडिंग फॉर रूट्स। ये बनाया गया है समझने के लिए कि रेडिकल जो है उनका डेवलपमेंट होता है रूट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने सवाल पूछ लिया कि बच्चों बताओ रूट कहां से डेवलप होती है, तो रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। रूट कहां से डेवलप होती है बच्चों? रूट डेवलप होती है रेडिकल से। ठीक है, नाउ यूजुअली रूट की अगर आप बात करते हो, तो रूट जो होती है वो लगभग ज्यादातर रूट जो है वो ब्राउन कलर की होती है। राइट, रूट्स आर मोस्टली इन द, आई मीन दे आर ब्राउन इन कलर। other than that रूट के अंदर आपको है ना नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं देखने मिलते हैं। ठीक है, नोड्स और इंटरनोड्स देखने मिलते नहीं है, तो मैं लिख देता हूं दे आर एब्सेंट। तो भैया ये नोड और इंटरनोड क्या है? तो उसके लिए देखो हम यहां पर आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के ऊपर। आई मीन हाँ जस्ट अ मिनट, या वेयर इज इट? ओके, तो अब है ना आप इस चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करना भाइयों बहनों। देखो ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा जहां से लीफ अराइज हो रही है, ये हिस्सा दिख रहा है जहां से लीफ अराइज हो रही है, ये हिस्सा दिख रहा है जहां से लीफ अराइज हो रही है, ये हिस्सा दिख रहा है जहां से लीफ अराइज हो रही है, वो क्या हो गया? नोड हो गया। वो क्या हो गया? नोड हो गया। नोड एक्चुअली स्टेम का वो हिस्सा होता है जहां से लीफ अराइज होती है। तो एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई। इन दो नोड्स के बीच का जो अंतर है ना भाइयों, ये दो नोड्स के बीच का जो अंतर है बहनों, ये दो नोड्स के बीच का जो अंतर है, ये दो नोड्स के बीच का जो अंतर है, ये दो नोड्स के बीच का जो अंतर है या डिस्टेंस है, दैट्स कॉल्ड एज इंटरनोड। तो नोड इज दैट पार्ट ऑफ स्टेम जहां से क्या डेवलप होगा भाइयों बहनों? नोड इज दैट पार्ट ऑफ स्टेम जहां से क्या डेवलप होगा भाइयों बहनों? वहां से डेवलप होगा हमारा लीफ, और दो नोड्स के बीच का जो अंतर है वो इंटरनोड है। अब क्योंकि रूट के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं, तो इट्स रूल के इनके पास लीव्स एब्सेंट ही होंगी। लीव्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ द रूट। ओके, नाउ ज्यादातर रूट जो होती है ना, ज्यादातर रूट जो होती है उनकी जो टिप होती है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। टिप इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। ठीक है, और इनके ऊपर क्या देखने मिलते हैं? रूट हेयर्स देखने मिलते हैं। देखो ये आप देख पा रहे हो ना, ये जो आप देख पा रहे हो ये सारे क्या है? रूट हेयर्स हैं। ये सारे क्या है? रूट हेयर हैं। ठीक है, तो रूट हेयर्स जो है भाइयों वो प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। अब एक मजेदार चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐड कर लेना। रूट हेयर जो होते हैं ना, रूट हेयर जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? वो लोग होते हैं यूनिसेल्यूलर। ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है? रूट हेयर आर यूनिसेल्यूलर। बहुत काम का है। रूट हेयर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? यूनिसेल्यूलर हो जाएंगे। चलो, अब ये रूट की क्या है, हमने जनरल बात कर ली। ठीक है, रूट की हमने क्या बात कर ली? जनरल बात कर ली। अब इस जगह पर आते हैं विच इज रीजन ऑफ रूट। ठीक है, now we will talk about the region of root. Now if you look into this region, I mean if you look into this part of this root, you will be able to find there are three main regions, in fact four main regions. सबसे पहला हो गया root cap, दूसरा हो गया region of cell division, तीसरा हो गया region of elongation, और चौथा हो गया region of maturation. तो आपके पास रूट के अंदर तीन हिस्से होते हैं, तीन रीजन होते हैं। ये तीन रीजन्स क्या क्या है? आई मीन चार रीजन्स क्या क्या है? रूट कैप, सेल डिवीजन का रीजन, रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। तब हम क्या करेंगे? इन चारों रीजन्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आता है रूट कैप। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? रूट कैप आ जाएगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रूट कैप। व्हाट इज दिस रूट कैप? समझो अगर ये रूट हो गई मेरी, ठीक है, ये रूट हो गई मेरी और ये रूट कैप है, तो मैं क्या देखूंगा भाई? मैं देखूंगा यहां पर I will be able to find that there'll be these soil particles around the root. ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में आप देख पाओगे खाली जगह, there are spaces between the particles of the soil. तो
हमारी रूट इसके अंदर कैसे जाएगी? हाउ इज इट दैट द रूट ऑफ माइंड वुड पेनिट्रेट इनटू दिस थिंग? इट वुड बी टेकिंग हेल्प ऑफ द रूट कैप. इट विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ द रूट कैप. तो रूट कैप क्या करेगी? इन खाली स्पेसेस के बीच में से मूव करते हुए रूट को आगे जाने का रास्ता प्रोवाइड करेगी. और इससे दूसरा काम क्या हो रहा था? पीछे जो दूसरा हिस्सा था रूट का, उसे प्रोटेक्शन मिल रहा था. तो रूट कैप जो है ना, रूट कैप जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है और दूसरा पेनिट्रेशन का काम करती है. ठीक है, तो रूट कैप के बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों. चलो अपनी कलम जो है वो उठा लो और नोटबुक के पन्ने पलट करके लिखना स्टार्ट करो. देखो दिस रूट कैप है ना, इसको ये क्या है? इट इज द टिप ऑफ रूट. इट इज टिप ऑफ रूट, इसलिए उसको रूट कैप कह रहे हैं. ये टोपी है. ठीक है, रूट के ऊपर टोपी है. जैसे तुम धूप में निकलते हो, गर्मियों में निकलते हो बाहर, तो अपने माथे को सर को धूप से बचाना होता है ना, इसलिए तुम टोपी पहन लेते हो. तो अगर मैं रूट को बचाना चाह रहा हूं तो रूट को टोपी पहना दूंगा और वो टोपी हो जाएगी रूट कैप. अब अगर तुमको लगता है कि यार ये तो हर किसी को पता है, इसका ये जो नाम है रूट कैप, ये तो सभी को पता है, मुझे कुछ अनोखा पता होना चाहिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये कैलिप्ट्रा के नाम से भी जानी जाती है. ठीक है, द अदर नेम फॉर रूट कैप इज कैलिप्ट्रा. द मेन फंक्शन ऑफ रूट टिप और रूट कैप इज टू प्रोटेक्ट द टिप अगेंस्ट एनी इंजरी. ठीक है, अगेंस्ट इंजरी. रूट टिप का काम क्या है? रूट कैप का काम क्या है? हमारी जो रूट की टिप थी, रूट कैप की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसका काम क्या था? रूट टिप को इंजरी से बचाना. अब ये बनती है एक खास प्रकार की मेरिस्टेम से, फॉर्म्ड ऑफ मेरिस्टेम्स. ठीक है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लिप्ट्रोजन, इनफैक्ट कैलिप्ट्रोजन. ठीक है, इसीलिए तो इसका नाम कैलिप्ट्रा दिया है ना भाइयों. रूट टिप को क्या नाम दिया है हमने? इनफैक्ट रूट कैप को क्या नाम दिया है? कैलिप्ट्रा दिया है ना. तो कैलिप्ट्रा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि वो एक खास प्रकार की मेरिस्टेम से बनती है जिसका नाम है कैलिप्ट्रोजन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. यूजुअली रूट कैप जो होती है एक ही होती है. यूजुअली रूट कैप जो है भाइयों वो एक ही होती है, बट हमारे पास कुछ प्लांट हैं जैसे कि पांडानस. इनफैक्ट अकेला इकलौता प्लांट है पांडानस. जस्ट अ मिनट, या इकलौता प्लांट है पांडानस जिसकी जो रूट कैप है वो मल्टीपल है. ठीक है, पांडानस के पास मल्टीपल रूट कैप्स है. ठीक है, ये पॉइंट क्या है? ये देखो, ये सब जो अनोखी चीज होती है ना भाइयों, इसको थोड़ा सा अच्छे से तुम लोग नोट कर लिया करो, अच्छे से हाईलाइट भी कर लिया करो, ताकि पढ़ते वक्त क्या है, सीधा सीधा ध्यान उसी पर जाए. ठीक है, अब एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ना, उसके अंदर रूट कैप नहीं होती है. तो एक्वेटिक प्लांट हो गए जैसे कि पिस्टिया हो गया आपके पास में लेमना हो गया. ठीक है, आपके पास में एकाइनोरिया हो गया. ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर रूट कैप तो एब्सेंट होती है. इनके अंदर रूट कैप एब्सेंट होती है, बट इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? रूट पॉकेट होती है. ठीक है, रूट पॉकेट होती है. ये कौन से प्लांट है बेटा? ये तीनों के तीन प्लांट कौन से हैं? ये तीनों के तीन प्लांट है एक्वाटिक. ये तीनों के तीन प्लांट कौन से हैं? एक्वाटिक. तो उनके अंदर रूट कैप की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मिट्टी को खुद के अंदर नहीं बढ़ना, उनको पानी के अंदर फ्लोट करना है. तो फ्लोट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होती है भाइयों? फ्लोट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होती है? तुम्हें चाहिए होती है बोयंसी. और ये बोयंसी कहां से आ रही है भाइयों? ये बोयंसी आ रही है इस रूट पॉकेट के द्वारा. सही है, सही है. हाँ, अब ये जो रूट कैप की मैं बात कर रहा था, अगर मेरा प्लांट पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट पता है ना आपको? पैरासाइट पता है ना? कस्क्यूटा, लॉरेंथस, ये सब क्या है? पैरासाइट है. या फिर मेरे प्लांट के पास माइकोरिजा रूट है. माइकोरिजा याद आता है? माइकोरिजा याद आता है? अगर आता है तो कमेंट में बताना भैया. तो पैरासाइट प्लांट और माइकोरिजा जो रूट होगी, उसके अंदर रूट कैप जो है भैया एब्सेंट होते हैं, क्योंकि उसको मिट्टी में पेनिट्रेट नहीं करना है कि नहीं. तो इस रूट कैप का सिलसिला जो है, किस्सा जो है, खत्म होता है. अब रूट कैप खत्म हो गई तो मैं ऊपर बढ़ूंगा. रूट कैप के जस्ट ऊपर कौन सा है? रीजन ऑफ सेल डिवीजन है. रीजन ऑफ सेल डिवीजन है. रीजन ऑफ सेल डिवीजन जो होता है भाई, उसे रीजन ऑफ मेरिस्टेम भी कहते हैं. रीजन ऑफ सेल डिवीजन जो है उसे रीजन ऑफ मेरिस्टेम भी कहते हैं. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे रीजन की, रीजन ऑफ मेरिस्टेम.
है। मेरिस्टेम मतलब क्या है भाई? मेरिस्टेम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? इफ आई एम टू राइट समथिंग अबाउट मेरिस्टेम, व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट मेरिस्टेम एज ग्रुप ऑफ actively dividing cells, a group of actively dividing cells। ठीक है, तो अब ये सेल्स को क्या करना था? डिवाइड करना था और नई सेल्स बनानी थी। इसलिए सेल्स कैसी होती हैं? थोड़ी छोटी होती है, पतली होती हैं। इनकी वॉल जो है ना वो पतली होती है। सेल छोटी होती है, वॉल इनकी पतली होती है और इनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है यार? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फर्ज करो कि ये मेरी सेल है। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, उस सेल के अंदर भरे हुए फ्लूइड को तुम लोग क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म बोलते हो। क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म बोलते हो। अब फर्ज करो कि भाई इसी साइटोप्लाज्म के अंदर तुम क्या देख पाओगे? क्या देख पाओगे साइटोप्लाज्म के अंदर? समझो तुमने देखा इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस के अंदर भी कोई फ्लूइड भरा होगा ना। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल के अंदर दो फ्लूइड हो गए, एक तो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म हो गया और दूसरा वो जो न्यूक्लियस के अंदर था जिसको हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। बराबर है। इन दोनों फ्लूइड को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेरिस्टेम की सेल्स होंगी वो छोटी होंगी, उनकी जो वॉल है वो पतली होगी और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, ताकि जो नई सेल्स बन रही हैं उसको ये अच्छे से जो इनके कंटेंट हैं वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेंगी? दे फॉर्म न्यू सेल्स अपॉन डिवीजन। और ये जो नए सेल्स बनेंगे बच्चों, ये नए सेल्स भी कैसे होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, अब ये जो छोटे सेल बने हैं ना मेरिस्टेम के द्वारा, वो पहुंचाए जाते हैं रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन में। ठीक है, सेल डिवीजन की बात खत्म हो गई। अब हम लोग कहां पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए हैं रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन में। और रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन के अंदर क्या होगा? एलोंगेशन का मतलब ही क्या समझ में आता है तुम्हें? एलोंगेशन का मतलब क्या समझ में आता है? जब मैं लिखता हूं रीजन ऑफ एलोंगेशन, तो वहां पे तुम्हें क्या समझ में आता है? एलोंगेट का मतलब क्या होता है भाइयों? एलोंगेट का मतलब क्या होता है? एलोंगेट का मतलब होता है सेल्स को बड़ा करना। सेल्स को क्या करना? बड़ा करना। तो यहां पर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स टेक प्लेस। अब ये सेल्स कहां से आई है? ये सेल्स आई है रीजन ऑफ मेरिस्टेम से। देखो, ये जो रीजन ऑफ एलोंगेशन में सेल्स बने ये तुम्हारी तरह थे 10वीं क्लास तक। 10वीं क्लास का बच्चा जो होता है ना उसको थोड़ी पता होता है क्या करना है यार। आधे तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम खाली बड़े हो गए, हमको थोड़ी पता हमको करना क्या था। ठीक है, तो ये सेल्स जो होती है ये होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, यहां पर सेल्स जो होती हैं अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। अब अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है ये समझाता हूं मैं। ठीक है, आपको आगे चल करके। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो थी ये ऐसी सेल्स हैं जिनको पता नहीं होता कि उनका टास्क क्या है, उन्हें करना क्या है। ठीक है, 10th में जैसे कुछ लोग आप में से रहे होंगे ना, यार आर्ट्स ले ले क्या, आई मीन ह्यूमैनिटीज ले ले क्या, कॉमर्स ले ले क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या किया जाए। ठीक है, तो जो कंफ्यूज सेल्स होती है जिनको पता ना होता क्या करना है, वो होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। फिर तुम क्या गए होगे? तुम तुम्हारे स्कूल वाले सर के पास में, या फिर तुम तुम्हारे माँ बाप के पास में, या फिर तुम तुम्हारे किसी ज्ञानी या किसी महात्मा के पास गए होगे जिसने तुम्हें कहा होगा यार ऐसा करो, बायोलॉजी ले लो 11th में, साइंस लेकर के बहुत स्कोप है। और तुमने जोश में आके ले ली। अब तुम्हें पता चल रहा होगा स्कोप है कि नहीं है। ठीक है ना, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर यही होता है। हमें टास्क दे दिया जाता है कि भैया अब तुम्हें ये करना है ना। अब तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है, तुम्हें साइंस ले लेना है, तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है, तुम्हारा टास्क फिक्स हो गया कि भैया अब हमें यही करना है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या किया जाता है यार? यहां पर सेल्स को परमानेंट बनाया जाता है। ठीक है, यहां पर इट्स अ रीजन ऑफ परमानेंट सेल, इट्स अ रीजन ऑफ परमानेंट सेल्स। ठीक है, परमानेंट सेल्स जहां पर सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। ठीक है, सेल्स आर डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर्ड। ठीक है ना, सेल्स को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, उन्हें मैच्योर कर दिया जाता है।
ठीक है, समझ में आ गई है बात, समझ में आ गई है बात। यहां पर एक और मजेदार चीज देखने मिलती है भाइयों, यहां पर क्या देखने मिलते हैं, रूट हेयर्स देखने मिलते हैं। ये बहुत काम का, ठीक है, बहुत 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 काम का है। यहां पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर, रीजन ऑफ मैचुरेशन में। अब रूट हेयर्स जो है ना भाइयों कैसा होता है, देखो यहां पे समझने का प्रयास करो तुम। ये मेरी रूट हो गई, यहां पर रीजन ऑफ मैचुरेशन था और यहां पर ये रूट हेयर्स थे। अब अगर मैं रूट हेयर को थोड़ा सा जूम कर दूं, तो मैं क्या देख पाऊंगा, यहां पर ऐसे छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर पोर्स। तो इन हेयर पोर के द्वारा क्या किया जाता है, वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब किया जाता है और उसे ऊपर प्लांट के जो ऊपरी भाग है, एरियल भाग है, वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, वाटर एंड मिनरल absorption takes place किसके द्वारा, रूट हेयर के द्वारा, जो कि का प्रेजेंट है रीजन ऑफ मैचुरेशन के अंदर। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है यार, कि ये जो रूट हेयर है ना भाई, ये जो रूट हेयर है ये काफी सारे प्लांट में एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट इन कौन से वाले, एक्वाटिक प्लांट्स में, एक्वाटिक प्लांट्स। सभी के सभी में नहीं होंगे, सभी के सभी में नहीं होंगे, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स में ये जो है भाई एब्सेंट होते हैं। चलो, इतनी कहानी समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब अगर इतनी कहानी समझ में आ गई हो तो इसी रेडिकल और प्रूवल में तुमको लेके आता हूं और तुमको एक चीज समझाता हूं मैं। रेडिकल किस में डेवलप हो रहा था, रूट में डेवलप हो रहा था। तो रूट जो है ना भाई दो प्रकार के होते हैं, रूट जो है भाई दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप और फाइब्रस में क्या फर्क होता है, जैसे हमारा रेडिकल था, जब रेडिकल डेवलप होता हो प्राइमरी एक्सिस पर, ठीक है, ये रेडिकल डेवलप हुआ रूट में, तो ये जो सेंट्रल एक्सिस था ना, ये सेंट्रल एक्सिस था, ये अगर परसिस्ट करता है तो इसे कहते हैं प्राइमरी रूट, इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट में से जो लेटरल रूट्स है वो निकल करके आती हैं, सेकेंडरी रूट्स निकल करके आती हैं। तो अलोंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, अगर ये प्राइमरी रूट सस्टेन्ड रहती है, अगर प्राइमरी रूट सस्टेन्ड रहती है और उसमें से सेकेंडरी रूट्स निकल करके आती हैं, तो ऐसी रूट्स को कहा जाएगा टैप रूट सिस्टम। और ये टैप रूट सिस्टम आपको देखने मिलता है किसके अंदर, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। किसमें देखने मिलता है, डाइकॉट प्लांट में। तो ये जो प्राइमरी रूट थी मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये प्राइमरी रूट मेरे भाइयों मेरी बहनों कहां से डेवलप हुई है, ये डेवलप हुई है रेडिकल में से। कहां से डेवलप हुई है, रेडिकल में से। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर ये प्राइमरी रूट डेवलप तो हुई, प्राइमरी रूट डेवलप तो हुई, पर एक समय के बाद में, ये ऊपर स्टेम बना देता हूं मैं, ये प्राइमरी रूट डेवलप तो हुई पर एक समय के बाद में ये खत्म हो जाती है। अब खत्म हो गई तो प्लांट तो यार एंकर नहीं हो पाएगा, एक जगह स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या किया जाता है, इसके जो लोअर पार्ट ऑफ स्टेम होता है वहां से कुछ स्टेम ओब्लिकली ग्रो करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अब ये जो रूट्स बनी है, इन रूट को कहा जाएगा फाइब्रस रूट। ये फाइब्रस रूट्स आपको देखने मिलती हैं मोनोकॉट के अंदर। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट एक आती है, ठीक है, एक ऐसा ही सिस्टम होता है एडवेंटिशियस रूट का। एडवेंटिशियस रूट का एक्चुअली उसको छोड़ दो, वो कभी बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो तुमको मैंने बता दिया रूट सिस्टम बात हो गया, रीजन ऑफ रूट की बात हो गई। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, वीडियो को बंद करते हैं, काफी ज्यादा हो गया है, इनफैक्ट अच्छा खासा पड़ा है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग फंक्शंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको जो समझाने का प्रयास किया गया था वो आप समझे होंगे। इफ दैट इज द केस यू कैन हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और या हेल्प अस ग्रो द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। कोविड अभी भी गया नहीं है, घर पर रहो, अपने और अपने माँ बाप को और खुद को भी सेफ रखो। चलो बाय एवरीबॉडी।